हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आए हुए को एमसीक्यूज हैं, प्लस ये आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप समझना। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है फ्लूइड्स कैन शो प्रॉपर्टी टू फ्लो, यानी जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लो करने की प्रॉपर्टी शो करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इन चारों में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है कि इन चारों में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहली जो स्टेटमेंट है क्या लिखा है, गैसेस एंड सॉलिड बिहेव एज अ फ्लूइड, यानी गैस और सॉलिड जो है वो फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। तो बेटा आप लोग जानते हो कि गैस तो फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन सॉलिड फ्लूइड की तरह बिहेव नहीं करते, क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं करते। जैसे पानी को आप फेंक दो, पानी बह जाता है, फ्लो कर जाता है, एयर फ्लो करती है, वैसे सॉलिड फ्लो नहीं करता है। तो ये वाला तो रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसमें सॉलिड फ्लो नहीं करता। दूसरा है बी ऑप्शन, ओनली गैसेस बिहेव एज अ फ्लूइड, खाली गैसेस फ्लूइड की तरह बिहेव करती है। नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं सही है कि खाली गैस जो होती है वो फ्लूइड की तरह बिहेव तो करती है, बट खाली गैसेस बिहेव करती है फ्लूइड की तरह, ये थोड़ा गलत है। तीसरा है गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव एज अ फ्लूइड, गैसेस एंड लिक्विड बिहेव एज अ फ्लूइड, यानी गैस और लिक्विड बिहेव करती हैं फ्लूइड की तरह, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है कि गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड हैं, दोनों ही फ्लो करती हैं, दोनों ही बहने वाली प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और यहां पर चौथा ऑप्शन है ओनली लिक्विड्स आर फ्लो, खाली लिक्विड फ्लो करती है। तो खाली ना तो गैस फ्लूइड होती हैं ना खाली लिक्विड फ्लो होती हैं, गैस और लिक्विड दोनों ही बिहेव करती हैं एज अ फ्लूइड, यानी दोनों फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी को शो करती हैं। तो इसका आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी है। आप सी पे टिक कर सकते हैं, सी है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं सही से दिखा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ड्राई आइस, यानी ड्राई आइस क्या है या ड्राई आइस किसे कहते हैं। व्हाट इज ड्राई आइस, यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। इन चारों ऑप्शन में से हमें चुनना है कौन सा ड्राई आइस होता है। देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, ड्राई आइस क्यूब, क्या सूखी आइस क्यूब्स, यानी ड्राई आइस क्यूब ड्राई आइस होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम है ड्राई आइस क्या होता है। दूसरा ऑप्शन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जी बिल्कुल, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कहते हैं। तो आगे में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चार ऑप्शन पहले सही से पढ़ा करें, पर इसका आंसर हमें बिल्कुल डायरेक्ट पता चल रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस क्वेश्चन में मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो आंसर है बी। क्या आंसर है, बी, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को ही कहा जाता है, या कहूं ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पूरी तरह से दिख जाए, पहले मैं इसको पूरी तरह से दिखा दूं तीसरा क्वेश्चन। ये आपको तीसरा क्वेश्चन पूरी तरह से दिख रहा है अब, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। थर्ड क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, यानी क्या कहा इस क्वेश्चन में कि प्रेशर, यानी प्रेशर जो है, प्रेशर की वजह से किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम अगर रिड्यूस हो रहा है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, है ना। यानी अगर प्रेशर बढ़ाने या फिर घटाने की वजह से किसी भी सब्सटेंस का अगर वॉल्यूम रिड्यूस होता है, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम को रिड्यूस करने की प्रोसेस को क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को रिड्यूस करने के प्रोसेस को, ठीक है। किससे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से। इफेक्ट ऑफ प्रेशर से अगर किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम रिड्यूस करोगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्या उस प्रोसेस को कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, या फिर कहेंगे कंडेंसेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका जो हमारा आंसर है इसको हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहेंगे हम, कंप्रेसिबिलिटी। इसका ऑप्शन है आंसर ए, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी सब्सटेंस पे प्रेशर दोगे, किसी भी सब्सटेंस पे अगर आप प्रेशर दोगे, प्रेशर देने की वजह से उसके पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, तो उसके पार्टिकल्स पास आ गए तो उसका वॉल्यूम कम हो गया।
क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। और हम प्रेशर दे के पार्टिकल्स काम पास ला रहे हैं, तो उसका मतलब हम कंप्रेस कर रहे हैं, यानी उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे, या उस प्रोसेस को हम कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे, जिससे वॉल्यूम रिड्यूस होता है, वॉल्यूम कम होता है, वो प्रेशर के बढ़ाने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए, आपका कंप्रेसिबिलिटी आंसर है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन पहले सही से दिखा दूं। तो फोर्थ क्वेश्चन अब आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, यानी इनमें से कौन सा फिनोमिना, ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सेट्स ऑफ फिनोमिना, क्योंकि 1 2 3 या 4 फिनोमिना दिए हैं, उनमें से कौन सा सेट ऑफ फिनोमिना बढ़ेगा, वुड इंक्रीज यानी इंक्रीज करेगा ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। रेजिंग द टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इन सेट्स ऑफ फिनोमिना में से कौन सा बढ़ेगा, यानी चारों बढ़ना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वो चारों चीजें बढ़नी चाहिए, या तीनों चीजें बढ़नी चाहिए, जो भी इनमें से हो। तो पहली चीज है डिफ्यूजन, पहले ऑप्शन में पहली चीज है डिफ्यूजन। भाई डिफ्यूजन क्या होता है, क्या डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, ये चेक करेंगे हम। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि दो पार्टिकल्स अगर आपस में अपने आप मिक्स हो जाए, इंटरमिक्स हो जाए, तो उस चीज को हम डिफ्यूजन कहेंगे। इसका एग्जांपल, अगर आपके पास पानी है और पानी में आप क्या करो, 2 से 3 बूंद डिटॉल डाल दो, तो डिटॉल जो होता है कुछ समय बाद अपने आप खुद पानी में मिक्स हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन बढ़ता है? ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन प्रोसेस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में तो आप पढ़ चुके हो कि अगर जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन भी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। आगे आते हैं कंप्रेशन ऑफ गैसेस, यानी कंप्रेशन का मतलब है गैसेस को दबाना, गैसेस को कंप्रेस करना प्रेशर डालकर। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई जो गैसेस होती है वो कंप्रेस नहीं होती हैं, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है अगर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हीट बढ़ाते हैं, तो वो उनका एक्सपेंशन होता है, ना कि उनका कंप्रेशन होता है। तो वो दबते नहीं है, वो एक्सपेंड होते हैं और फैल जाते हैं। तो भाई ये तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। इसमें ये तो बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, डिफ्यूजन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैस नहीं होगा। तो ये पहला आंसर हमारा नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन में बढ़ते हैं। इवेपोरेशन अभी तक हमें मालूम था, इवेपोरेशन हमने पहले देख लिया पहले ऑप्शन में कि इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, कंप्रेशन ऑफ गैस नहीं बढ़ता, यानी ये फिर से सेकंड ऑप्शन में आ गया। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, अभी मैंने आपको समझाया, बिल्कुल ये सही है। डिफ्यूजन भी होता है, अभी बिल्कुल समझा चुका। एक्सपेंशन, अब यहाँ पर लिखा है एक्सपेंशन ऑफ गैस, बिल्कुल अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो एक्सपेंशन ऑफ गैस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही आप गैस को हीट करोगे तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, यानी जो गैस होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम में तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि पार्टिकल्स के दूर जाएंगे तो उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगी, इसलिए उनका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो तीसरे ऑप्शन में तीनों ही सही हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन भी बढ़ रहा है, डिफ्यूजन भी बढ़ रहा है, और एक्सपेंशन ऑफ गैस भी हो रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर फोर्थ का आंसर क्या होगा, हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, डी हमें देखने की जरूरत नहीं कि हमें तीसरा आंसर सी ऑप्शन ही आंसर के फॉर्म में मिल गया है। तो चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। तो हमारे पास जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन, अगर इन तीनों को केल्विन में कन्वर्ट किया जाए तो द करेक्ट सीक्वेंस वुड बी, तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए देख लेते हैं, तीनों को हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास क्या है, 25 डिग्री है, 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस जैसे मेरे पास इसमें, और 38 डिग्री सेल्सियस है, और तीसरा है 66 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीनों को अगर मैं केल्विन में चेंज करूं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए, अगर मेरे पास डिग्री हो तो मैं, अगर मुझे इन्हें केल्विन में चेंज करना हो तो सिंपल मुझे क्या करना होता है, 273 ऐड करना होता है। तो मैं तीनों में 273 ऐड कर दूंगा और देखूंगा मेरा करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। 5 3 8 7 2 9 और ये 2, 8 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 10 और 11, 11 का 1 कैरी 1 3, 6 3 9, 7 और 6 13, 13 का
3 कैरी 1 और ये 3। तो आप मैच कर सकते हो 298, तो पहला 298 311 311 और 339, यानी जो आपका पहला ऑप्शन है वो ही करेक्ट आंसर है। यानी फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों ही मैच कर गए इसमें। पहले का 298 केल्विन, दूसरे का 311 केल्विन और तीसरे का 339 केल्विन। तो आपका पहला ही आंसर इसमें करेक्ट है। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन दिखा दूं। तो ये रहा मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो भी आप कह लो। तो छठा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, इसमें से कौन सा है ना। तो पहला ऑप्शन है, हमें बताना है पार्टिकल्स के ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आपने पढ़ रखे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। चलो तो पहला हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, बिल्कुल सही, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये लगातार या निरंतर मूव करते रहते हैं, ये भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। तो यानी अभी तक ए और बी दोनों ही सही आंसर है। तीसरा है पर्टिकुलर अट्रैक्ट ईच अदर, पर्टिकुलर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल ये भी, यानी ए बी सी तीनों ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऊपर वाले सारे, बिल्कुल इसका आंसर डी होगा, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सारे ही करेक्ट आंसर है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए अब सातवां क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो सातवें क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर एंड आइस को एग्जिस्ट टुगेदर, यानी वाटर और आइस, पानी और बर्फ कौन से टेम्परेचर में साथ में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, कि भाई कौन सा टेम्परेचर जिसमें वाटर वाटर ही रहता है और आइस आइस ही रहता है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है वाटर और आइस दोनों एग्जिस्ट करते हैं उस टेम्परेचर पे। क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या वो 273 डिग्री सेल्सियस है, क्या वो सी और ए दोनों है, सॉरी सी ऑप्शन में ए और बी दोनों है, या 100 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस पे जो वाटर होता है वो वेपर बन जाता है। तो ना तो 100 डिग्री पे वाटर वाटर रहेगा, ना आइस आइस रहेगा। तो 0 डिग्री पे, बिल्कुल 0 डिग्री पे बर्फ होता है, 0 डिग्री पे बर्फ भी होता है, और 0 डिग्री पे जो बर्फ होता है वो पिघलना भी चालू होता है, यानी वाटर भी 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। और 273 केल्विन, भाई 0 डिग्री और 273 केल्विन दोनों सेम ही है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो बराबर होता है 273 केल्विन के। तो यानी ये दोनों चीज क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो बोथ होगा, दोनों, ए यानी 0 डिग्री पर भी एंड बी यानी 273 केल्विन पे भी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर जो हमारा क्या है, सी ऑप्शन आपका 7 क्वेश्चन का आंसर है। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आगे भी इसी तरह क्वेश्चंस की वीडियो लाने वाला हूँ। ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के भी अलावा बहुत सारी क्वेश्चंस की मैं वीडियो बनाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज हमारे साथ बने रहें, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं आपको अब 8वां क्वेश्चन भी समझा देता हूं। मैं पहले 8वें क्वेश्चन को पूरी तरह से दिखा दूं, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट्स, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट्स ऑन हीटिंग, यानी अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट कर दे तो वो सब्लिमेट्स हो जाता है ना। होप सो आपको सब्लिमेट्स का मतलब मालूम होगा। चलो मैं नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट्स ऑन हीटिंग, हीट करने पर अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है। इट मीन्स दैट ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड, इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड को हीट करने में क्या होता है। इनमें चारों में 1 2 3 4 ऑप्शन, इन चारों में से क्या होता है अगर हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं, मतलब सब्लिमाइंट का मीनिंग क्या है। ये चार ऑप्शन आपको बता रहे हैं, तो आपको उसमें से करेक्ट चूज करना है कि मैं अमोनियम क्लोराइड को हीट करता हूं तो सब्लिमेट होता है। तो सब्लिमेट का क्या मतलब है, वो चीज हमें इसमें देखनी है। तो पहला है, फर्स्ट मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी अमोनियम क्लोराइड पहले पिघल जाएगा अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, एंड देन चेंज इनटू अ गैस, और फिर गैस में चेंज हो जाएगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो चेंज हो जाएगा गैस में। तो पहला ऑप्शन कहता है कि जब अमोनियम क्लोराइड को हम हीट करेंगे, सब्लिमेट्स का मीनिंग है कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो सबसे पहले वो मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होगा, ठीक है, और फिर वो गैस पे चेंज हो जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सब्लिमेट करता है, और सब्लिमेट में
जो सॉलिड होता है वो मेल्ट नहीं करता, तो ये गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट मेल्टिंग। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि डायरेक्ट चेंज होता है, सॉलिड जो है वो वेपर में चेंज होता है यानी गैस में चेंज होता है और बिना पिघले विदाउट मेल्टिंग। तो जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही कह रहा है। तो बी ऑप्शन में जो सब्लिमाइट का मीनिंग यही होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है बिना पिघले यानी बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो साफ साफ बी ऑप्शन ही आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। बाकी हम थर्ड भी पढ़ लेते हैं, लॉस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टल, बिल्कुल ये गलत है कि भाई वो अपना वाटर नहीं लॉस करता। तीसरा है कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है ठंडा होना, यानी किसी भी गैस को हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड चेंज में चेंज होता है ना। कंडेंस फ्रॉम गैस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, भाई अमोनियम क्लोराइड तो सॉलिड है, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट कैसे बनेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन दोनों गलत हैं। तो इस 8वें क्वेश्चन का आंसर है बी। 8वें का आंसर क्या है, बी, कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सब्लिमेट होता है, यानी सोडियम क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। चलिए 9th पे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको 9th क्वेश्चन दिखा देता हूं। 9th क्वेश्चन पे हम आगे। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए या पहचानने के लिए। मोर एक्यूरेटली यानी उनमें से कौन सा सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है, बेटर भी नहीं सबसे बेस्ट है। रामा मस्ट हैव सेलेक्टेड, रामा को सिलेक्ट करना है इसमें से कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताने में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी अगर मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा रामा को चूज करना चाहिए। तो पहला है डिस्टिल्ड वाटर, क्या मुझे डिस्टिल्ड वाटर लेना चाहिए अगर मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, या मुझे टैप वाटर लेना चाहिए, या मुझे सॉल्टी वाटर लेना चाहिए, या फिर रेन वाटर लेना चाहिए। तो देखो मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट है, हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना चाहिए। 9th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब ऐसा होता है ये प्योर वाटर होता है, इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम टैप वाटर की बात करें तो टैप वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो टैप में प्रेजेंट सॉल्ट के कांटेक्ट में आता है। सॉल्टी वाटर में तो सिंपल सॉल्ट रहता है। रेन वाटर हालांकि प्योर होता है, लेकिन जब वो जमीन पर आ जाता है, जमीन पर किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसमें सॉल्ट मिक्स हो जाता है। तो अगर किसी भी इन तीनों तरह के, यानी बी, सी और डी ऑप्शन में, इन तीनों वाटर में किसी ना किसी फॉर्म में वाटर के अलावा भी कोई चीज है, इसीलिए इससे वाटर का एक्यूरेट बॉइलिंग पॉइंट हम नहीं पता कर सकते। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टिल्ड वाटर ही लेना पड़ेगा जिसमें वाटर के अलावा कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ए आंसर है, यानी डिस्टिल्ड वाटर ही मुझे चाहिए होता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को पता करने के लिए, वो भी करेक्ट। अब हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग समर, यानी समर गर्मियों के दौरान, गर्मियों में वाटर केप्ट इन अ अर्थन पॉट, यानी पानी को रखा जाता है मिट्टी के मटके में, बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना, यानी ठंडा हो जाता है किस फिनोमिना से। गर्मियों में हम लोग मटके में पानी रखते हैं तो जो मटके का पानी होता है वो ठंडा रहता है, वो तो किस फिनोमिना, इन चारों ऑप्शन में से किस फिनोमिना की वजह से जो मटके का पानी है वो ठंडा रहता है। तो पहला डिफ्यूजन, क्या डिफ्यूजन है ठंडा होने का प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा ट्रांसपिरेशन, क्या ट्रांसपिरेशन की वजह से ठंडा होता है, भाई ट्रांसपिरेशन तो मटके में होता ही नहीं है। ऑस्मोसिस, क्या ऑस्मोसिस से होता है, बिल्कुल भी नहीं। इवेपोरेशन, बिल्कुल इवेपोरेशन ही आज का करेक्ट आंसर है। 10th का ऑप्शन है डी ऑप्शन, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले चैप्टर में कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। तो 10th क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, वो डी ऑप्शन है, यानी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से ही जो मटके का पानी है वो ठंडा होता है या ठंडा रहता है। तो 9th क्वेश्चन या 10th क्वेश्चन तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 10th के आगे भी बढ़ते हैं। आपको 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। तो चलिए 11th क्वेश्चन भी हम लोग समझ लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 11th क्वेश्चन कहता है
अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो कुछ सब्सटेंस है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रखा गया है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबका है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले कम, फिर ज्यादा और लास्ट में सबसे ज्यादा। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग रखा गया इन सब्सटेंस को। तो क्या कहता है, बिटवीन देयर पार्टिकल्स, फिर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट अरेंजमेंट। इन चारों ऑप्शन में से किस में करेक्ट अरेंजमेंट है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे कम, यानी हमारे पास 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट में से किस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले कम वाले को लगाना पड़ेगा। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है गैस में, तो सबसे पहले गैस आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर लिक्विड में, यानी गैस के अलावा लिक्विड में, लिक्विड का नंबर आता है यानी और तीसरे नंबर पे आता है सॉलिड, यानी सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, गैस में सबसे कम, और लिक्विड बीच में आता है यानी इंटरमीडिएट। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो इन चारों ऑप्शन में से मुझे वो करेक्ट ऑप्शन देखना है कि भाई गैस कौन सा है। देखो गैस में देखो चारों से पहले वाटर गैस नहीं होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। दूसरा एयर गैस होता है। फिर पहला वाला मुझे गैस मिल गया है दूसरा ऑप्शन में, तो मुझे दूसरा देखना पड़ेगा लिक्विड हो। क्या शुगर लिक्विड होता है? बिल्कुल नहीं, शुगर सॉलिड होता है, तो ये गलत हो गया, तो यानी बी ऑप्शन भी गलत। अब मैं सी ऑप्शन में आता हूँ, सी ऑक्सीजन बिल्कुल एक गैस है। फिर दूसरा लिक्विड होना चाहिए, वाटर लिक्विड है, और तीसरा शुगर क्या है, शुगर सॉलिड है, यानी तीसरा ऑप्शन, यानी 11th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ जाता है जो कि गैस ही है, लिक्विड यानी वाटर आ जाता है, और तीसरे नंबर पे शुगर यानी सॉलिड, शुगर एक सॉलिड है। तो ये ही करेक्ट ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 11th क्वेश्चन के लिए। तो चलिए 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन को भी हम सही से समझ लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो 12th क्वेश्चन आपको पूरा सा दिख रहा होगा, और अगर कुछ चीज ना दिख रही हो तो मैं उसे पढ़ दूंगा, आप पढ़ने के बेस पर उसको लिख लेना, बेस पर लिख लेना उसको। 12th क्वेश्चन, चलिए 12th क्वेश्चन समझते हैं। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी? तो पहला ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, सॉलिड का वेपर में बदलना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, यानी बिना लिक्विड में चेंज हुए, इज कॉल्ड सब्लिमेशन, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। यार बिल्कुल सही है, कोई भी सॉलिड स्टेट अगर वेपर में चेंज होता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए तो उसको हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। तो पहला वाला करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई गलत नहीं। तो इसका आंसर जो होने वाला है 12th क्वेश्चन का ए ही आंसर होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट ए आंसर होने वाला है। लेकिन हम बी और सी भी पढ़ लेते हैं, बी सी डी पढ़ लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड, वेपर का सॉलिड में चेंज होना विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, यानी वेपर किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, क्या उसको वेपराइजेशन कहते हैं, इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अगर कोई वेपर सॉलिड में चेंज होता है डायरेक्ट, है ना, बिना लिक्विड में चेंज हो, तो उसको वेपराइजेशन नहीं कहते, उसको डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिपोजिशन। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो बी ऑप्शन गलत है, यही हमारा अभी तक करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड, वेपर का सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। भाई बिल्कुल फ्रीजिंग नहीं कहते, अभी सेम वही है, बस यहाँ पर वेपराइजेशन था, यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग है, तो फ्रीजिंग नहीं होता, ठीक है, डिपोजिशन होता है इसका मतलब। तो सी भी गलत है। डी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, क्या सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है? बिल्कुल भी नहीं, सॉलिड का वेपर में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। तो डी ऑप्शन में सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, लिखकर मुझे बताएं क्या चेंज होता है, ठीक है, किस में चेंज होता है, यानी सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का प्रोसेस को क्या कहते हैं वो बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो 12th क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया है, ए ऑप्शन है, क्योंकि सॉलिड का वेपर में चेंज होना ही सब्लिमेशन कहलाता है। तो चलिए 13 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 13 क्वेश्चन है विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी इनमें से कौन सी कंडीशन इवेपोरेशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा वाटर के इवेपोरेशन को। तो आपने पढ़ रखा है कि वाटर के इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला, सरफेस एरिया बढ़ा दो तो इवेपोरेशन बढ़ने लगता है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ा दो तो इवेपोरेशन बढ़ने लगता है। तीसरा, विंड स्पीड बढ़ा दो, यानी हवा की रफ्तार बढ़ा दो
तो इवेपोरेशन होने लगता है। और चौथा होता है ह्यूमिडिटी को कम कर दो। ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी, पानी हवा में नमी को कम कर दो तो इवेपोरेशन बढ़ने लगता है। तो वाटर का इवेपोरेशन इन्हीं चारों में से, ऑप्शन में से चार जो मैंने आपको बताया अभी, उसमें से एक होना चाहिए। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, देखो पहला ही आंसर मिल गया भाई, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। मैं वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इवेपोरेशन पानी का बढ़ जाएगा, तो सिंपल ए आंसर है। दूसरा क्या कह रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर को घटाओगे तो इवेपोरेशन नहीं बढ़ेगा, तो गलत है भी। लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस एरिया को लेस एक्सपोज करो, यानी कम एक्सपोज करो, यानी सरफेस एरिया कम है तो भाई सरफेस एरिया कम होगा तो भी इवेपोरेशन नहीं बढ़ेगा, उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। डी ऑप्शन है एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, ना बिल्कुल डी भी गलत है, तो यही आपका ऑप्शन सही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इवेपोरेशन वाटर का बढ़ जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। तो चलिए 14th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले 14 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, पूरी तरह से आपको दिखे। तो दिख रहा है आपको 14 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझाता हूं मैं इनको भी 14 क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी इनमें से कौन सी कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, यानी इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को मत समझ लो आप पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये दोनों पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके होने से, जिसके बढ़ने से जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा बढ़ जाएगा। यानी जो अगर मैं पार्टिकल समझूं ने, ये मॉलिक्यूल हैं दोनों, इनके बीच का डिस्टेंस कब बढ़ जाएगा, इन कंडीशन में से कब बढ़ेगा। तो पहले हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं। देखो, इंक्रीज प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेनर इन अ क्लोज कंटेनर, इंक्रीज प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज कंटेनर, यानी मान लो एक कंटेनर है, पहले ऑप्शन में क्या है, कंटेनर है, कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, तो ये मान लो मैंने पिस्टन सा बना दिया, पिस्टन है, तो मान लेते हैं कि हम इसमें 6 पार्टिकल्स है हाइड्रोजन गैस के, या 6 मॉलिक्यूल है। तो क्या कह रहा है कि हमें प्रेशर बढ़ा दो, क्या मैं प्रेशर अगर बढ़ा दूं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाने का मतलब होता है कि मैं इस पिस्टन जो भी यहां पर है, पिस्टन को और नीचे ले आऊं, तो क्या डिस्टेंस कम हो जाएगा मॉलिक्यूल के बीच का, बिल्कुल डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा मॉलिक्यूल के बीच का, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं हाइड्रोजन कंटेनर में जो कि क्लोज कंटेनर में है, तो प्रेशर, देखो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, इसका मतलब जो पिस्टन है वो नीचे आ गया, तो पिस्टन नीचे आ गया तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। पहले देखो डिस्टेंस कितना था, अभी देखो डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो पहला बिल्कुल सही कंडीशन है, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं हाइड्रोजन जिसमें है तो कंटेनर के जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी जो पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, ये अभी करेक्ट है अभी तक, ठीक है। इसमें बाकी 2 और पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है मुझे इस फॉर्म में दे कि पहला करेक्ट है या पहला या तीसरा करेक्ट है, तो पहला तो करेक्ट है, तो तीसरा करेक्ट है या नहीं वो देखना पड़ेगा। फिर पहला इसमें कह रहा है दूसरा ऑप्शन में पहला करेक्ट है या दोनों चौथा भी करेक्ट है। सी में कह रहा है दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट है, और डी में कहता है दूसरा और चौथा भी करेक्ट है। तो पहला तो हमारा करेक्ट है, तो इसमें पहला ऑप्शन है वही हमारा आंसर होने वाला है। जैसे ए ऑप्शन में हमें पहला और तीसरा मिल रहा है और बी ऑप्शन में पहला और चौथा मिल रहा है, तो सी ऑप्शन में पहला ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो सही नहीं होने वाले। क्योंकि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा हाइड्रोजन गैस के कंटेनर में, तो हाइड्रोजन के बीच, जो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉरी रियली सॉरी, इसमें क्या कहता है, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होना चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, यानी इंक्रीज होना चाहिए, तो पहला गलत है, सॉरी पहला गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करने की बात कर रहा था, तो मैंने डिक्रीज समझ लिया, तो भाई इसमें इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला आंसर नहीं होने वाला। तो जिस भी ऑप्शन में पहला है ऑप्शन वो नहीं होने वाला, यानी ए और बी ऑप्शन आंसर नहीं होने वाले, क्योंकि पहला गलत है। तो दूसरा तीसरा यानी सी और डी में ही है ऑप्शंस, क्योंकि पहला इनमें तो पहला गलत है, तो ये तो गलत होगा। दूसरा ऑप्शन के देखते हैं, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, यानी कुछ हाइड्रोजन गैस जो लीक कर रही है कंटेनर से। देखो अगर ये लीक करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं, अगर लीक करके मान लो ये 2 बाहर हो जाएंगे, तो 2 बाहर हो जाएंगे तो 4 ही बचेंगे, तो 4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, है ना। जो 4 होंगे बचेंगे तो डिस्टेंस बीच में बढ़े, 6 है तो जगह कम है तो डिस्टेंस कम है, लेकिन लीक करके अगर ये बाहर निकल जाए 2 मॉलिक्यूल इसके, तो डिस्टेंस जो होगा बढ़ जाएगा। यानी जो दूसरा ऑप्शन बता रहा है लीक करने वाला, कि अगर हाइड्रोजन गैस लीक हो जाए कंटेनर से
तो डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है तो दूसरा ऑप्शन होने वाला है। तो सी और डी देखो तो दोनों में ही दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तो सी में तीसरा दिया है और डी में चौथा दिया है। तो भाई सी और डी में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, उसके लिए हमें तीसरा पढ़ना पड़ेगा। तीसरा क्या कह रहा है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह रहा है, इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा दो ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो कंटेनर है उसका मैं क्या बढ़ा दूं, वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम है किसका बढ़ाना है, कंटेनर का बढ़ाना है, कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। जैसे कंटेनर कितना छोटा बना रखा है, अगर मैं इस कंटेनर को बड़ा बना दूं, इसमें कंटेनर को क्या कर दूं, इस कंटेनर को देखो मैंने बड़ा बना दिया, मैंने बड़ा दिखा रहा हूं, और इसमें फिर मैं 4 मॉलिक्यूल रख दूं। तो भाई अगर मैं कंटेनर बढ़ा देता हूं, मैं कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, जो कि हमें तीसरा ऑप्शन कह रहा है, ये तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर मैं देखो दूसरा तो सही है कि भाई कि अगर मैं यहां से गैसेस लीक कर जाए, हाइड्रोजन गैस का लीक कर जाए और मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे तो भाई डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है मैं कंटेनर का ही वॉल्यूम बढ़ा दूं, गैस को नहीं बढ़ाया इसने, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाने से भी क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यानी तीसरा भी करेक्ट ऑप्शन है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट। दूसरे और तीसरे दोनों की वजह से जो है डिस्टेंस है हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का वो बढ़ रहा है। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सी होगा। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। यानी सेकंड और थर्ड दोनों ही क्या है, करेक्ट हैं। पर एक बार फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस, यानी और हाइड्रोजन गैस को ऐड करना है, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाए बिना आपको और हाइड्रोजन गैस इंक्रीज करना। जैसे मान लो ये आपको, ये मैंने बना रखा फिगर, इसमें 4 हैं, तो अगर मैं वॉल्यूम ना बढ़ाऊं उसको और इसमें मॉलिक्यूल ऐड कर दूं तो डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, डिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा। तो 2 ऑप्शन है, दूसरा एक ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, अगर मैं हाइड्रोजन गैस का कंटेनर लीक हो जाएगा तो उससे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, तो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे तो मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस जो बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी खाली मैं कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दूं, गैस को नहीं बढ़ाया, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दूं तब भी क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल्स के बीच का वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो 14 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 15th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है, होप सो आपको 15th क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। तो 15th क्वेश्चन कहता है, सीमा विजिटेड अ नेशनल गैस कंप्रेसिंग यूनिट, यानी सीमा एक गैस कंप्रेसिंग यूनिट में गई, एंड फाउंड दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड। उसने देखा कि गैस को लिक्विफाई किया जा रहा है, यानी गैस को लिक्विड में चेंज किया जा रहा है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर यानी एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर का कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर उसको क्या किया जा रहा है, लिक्विफाई किया जा रहा है गैस को। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि सीमा क्या गई, कंप्रेसिंग नेचुरल कंप्रेसिंग गैस यूनिट गई जहां पर गैस को लिक्विड बनाया जा रहा है। तो गैस को लिक्विड बनाने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ कंडीशन होती हैं। वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गॉट कंफ्यूज, यानी जब वो ये अपना एक्सपीरियंस जहां नेचुरल गैस कंप्रेशन यूनिट में गई थी उसका एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स को शेयर करी तो वो क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई, शी गॉट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन, यानी करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन आपको इन चारों में से पहचाननी है, ठीक है, जो कि क्या है, लिक्विफाई करने के लिए, गैस को लिक्विफाई करने के लिए सही कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, वो आपको क्या करना है, इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सी सही होगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर किसी भी गैस को मुझे लिक्विड में चेंज करना है यानी लिक्विफाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को मुझे कम करना पड़ता है, टेम्परेचर को लो करना पड़ता है, टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, और साथ ही साथ मुझे प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि जो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे गैस के वो पास पास आ जाएंगे, और ज्यादा पास आ गए तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो गैस होगा वो लिक्विड में चेंज होगा। तो गैस को अगर मुझे लिक्विड में चेंज करना है यानी लिक्विफाई करना है तो मुझे टेम्परेचर को घटाना पड़ता है,
ठीक है, और प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। तो देखेंगे इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसमें से टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रेशर घटता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन लो टेम्परेचर, तो भाई लो टेम्परेचर तो है इसमें, लेकिन प्रेशर क्या है, लो है, इसलिए प्रेशर लो है, इसलिए क्या है, ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि मुझे टेम्परेचर लो चाहिए। तीसरा ऑप्शन लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो मुझे टेम्परेचर लो चाहिए और प्रेशर हाई चाहिए। तो 15 क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी आंसर है। तो चलिए 16 क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलो, तो 16 क्वेश्चन क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर, एसीटोन एंड एन बुटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। यानी वो कह रहा है डाइथाइल का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन का क्या है 56 डिग्री सेल्सियस है, और एन ब्यूटाइल अल्कोहल का जो है वो 118 डिग्री सेल्सियस है रिस्पेक्टिवली। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इन केल्विन, यानी केल्विन में अगर मैं इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करूं तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल इजी है, इन तीनों को आपको क्या करना है, केल्विन में चेंज करके चेक कर लेना है कौन सा सही आंसर है। तो मैं देखो आपको करके दिखा दे रहा हूं। पहला है यहां पर 35, दूसरा है 56 और तीसरा है 118 डिग्री। अगर मैं ये दोनों डिग्री सेल्सियस में अगर तीनों को मुझे केल्विन में चेंज करना है तो मुझे 273 एंड 273 इसमें ऐड करना पड़ेगा तीनों में। तो ऐड करते हैं 5 3 8 3 7 10 10 का 0 कैरी 1 3 1 3 8 हो गया, सॉरी 308 हो गया। इसको देख लेते हैं 9 12 का 2 कैरी 1 3, इसको देख लेते हैं 8 3 11 11 का 1 कैरी 1 9 और ये 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जिसमें ये तीनों मैच कर जाएंगे। तो 308 किस में है, 308 बी ऑप्शन, और 329 और 391, यानी जो बी आंसर है इसका करेक्ट आंसर है, बी वाले ही इसमें मैच कर रहे हैं। यानी अगर मैंने केल्विन में चेंज किया तो बी ऑप्शन हमारा 16 क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए 17th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो 17th क्वेश्चन कह रहा है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास ऊपर वॉल्यूम नीचे, यानी मास अपॉन वॉल्यूम है ना, किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है। तो भाई मास अपॉन वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम, डेंसिटी कहते हैं। यानी इसमें डेंसिटी वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, एक्सेलेरेशन होता नहीं डेंसिटी होता है, डेंसिटी यानी बी करेक्ट आंसर है इस 17th क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो वेलोसिटी वेट की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेंसिटी पता होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या कहलाता है, डेंसिटी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी है जिसका आंसर डेंसिटी है। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। भाई आइस का मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, आपको मालूम है आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैं केल्विन में देखूं तो 273 केल्विन होता है, ठीक है, पर एक्चुअल में 273.16 होता है। 273 हम बस कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं। तो भाई इसमें इन दोनों में से देखो डिग्री सेल्सियस में तो है नहीं, इसमें केल्विन में है, तो केल्विन में 273.16 कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो इस आंसर यानी 17th क्वेश्चन 18th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा, क्योंकि 273.16 केल्विन पे जो बर्फ वो मेल्ट होना चालू हो जाती है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 273.16 केल्विन। 19th क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना टेक्स प्लेस व्हेन वी ऐड अ ड्रॉप ऑफ डिटॉल इनटू वाटर, यानी अगर इनमें से कौन सा फिनोमिना होगा अगर हम पानी में डिटॉल डाल दें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम पानी में डिटॉल डालते हैं तो पानी और डिटॉल आपस में अपने आप मिक्स हो जाते हैं, ये पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो अपने आप मिक्स होने का प्रोसेस को, यानी दो पार्टिकल्स या दो सब्सटेंस आपस में अपने आप मिक्स हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इसीलिए 19th क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन यानी डिफ्यूजन 19th क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम 20th क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट नॉर्मली इन नेचर, यानी नेचर में
स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली? तो भाई हमने स्टेट ऑफ मैटर 3 पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी नेचुरली तो 3 ही होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 20th क्वेश्चन का आंसर होगा सी यानी 3। ठीक है, 3 यानी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 ही नॉर्मली प्रेजेंट करते हैं। हालांकि वैसे एक चौथा भी होता है, चौथा और पांचवा भी होता है। चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोर्स-आइंस्टाइन मैटर होता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के लिए हमारे 3 ही है, 3 एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली, तो आपका सी आंसर करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, होप शो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफी आपको हेल्प मिलेगा इससे एग्जाम में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका बहुत 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 धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।